ये तेरे गांव के टूटे ट्रैक्टर का गैराज नहीं है लड़के। 300 करोड़ की मशीन है ये, इसे छूने की औकात है तेरी? सर, जब ये मान लैंड करा था मैंने इसके इंजन की धड़कन थी, इसके सुर बीड़े। कल सुबह तक अगर ये नहीं उड़ा तो तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहां तू जिंदगी भर झाड़ू लगाएगा। आर्यन, करोड़ों के कंप्यूटर फेल है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? कंप्यूटर डेटा देखता है मैम, मैं इसकी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। पकड़ लिया। सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा और इसने इस शिकारी को खामोश कर दिया। वक्त खत्म आर्यन, अपना सामान उठाओ और बस 1 सेकंड सर। तुमने सिर्फ विमान नहीं बचाया, देश की साख बचाई है। कल से तुम्हारी जगह एकेडमी में दादाजी कहते थे मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। अंबाला एयरबेस की तपती दोपहरी में हवा जैसे थम सी गई थी। उत्तर भारत की झुलसा देने वाली लू हैंगर नंबर 7 की टिन की विशाल छतों को किसी भट्टी की तरह दहका रही थी। बाहर का तापमान 45 डिग्री के पार था, लेकिन हैंगर के भीतर का माहौल उससे कहीं ज्यादा गर्म और तनावपूर्ण था। यहाँ केवल गर्मी नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की साख और करोड़ों रुपये के अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सौदों का सवाल हवा में तैर रहा था। मेरे इंजन से दूर हट जा लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? कर्नल विक्रम सिंह की आवाज किसी तोप के गोले की तरह गूंजी। हैंगर की ऊंची कंक्रीट की दीवारों ने उस आवाज को कई बार टकराकर वापस लौटाया, जिससे वहां काम कर रहे बाकी जवान भी सिहर उठे। 22 साल का नौजवान रंगरूट आर्यन शर्मा, जो अभी अभी अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी करके यहाँ ग्राउंड क्रू के तौर पर तैनात हुआ था, झटके से पीछे हटा। उसके हाथों में काला गाढ़ा ग्रीस लगा हुआ था और एक पुराना सा लोहे का रिंच उसके दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर नहीं, बल्कि एक पेशेवर बेचैनी थी। वो बेचैनी जो एक सच्चे मैकेनिक को तब होती है जब वो किसी मशीन को दर्द में देखता है। उसके ठीक सामने खड़ा था भारतीय वायुसेना का सबसे घातक और सबसे महंगा योद्धा राफेल। विमान के पिछले हिस्से, जहां 2 शक्तिशाली M88 इंजन लगे थे, वहां से अभी भी हल्का सा नीला काला धुआं निकल रहा था, जो उसकी गंभीर आंतरिक बीमारी का संकेत था। कर्नल विक्रम सिंह, जिनकी वर्दी पर सजे मेडल उनकी बहादुरी की कहानी कह रहे थे और उनके कंधों पर चमकते ईगल उनके 25 साल के कठोर सैन्य अनुभव की गवाही दे रहे थे, आर्यन के बिल्कुल करीब आ गए। कर्नल की आंखों में जो गुस्सा था वो सिर्फ अनुशासन तोड़ने का नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरा सामाजिक तिरस्कार भी छिपा था। उन्हें आर्यन का यहाँ होना ही अखरता था। तुझे क्या लगा आर्यन, ये तेरे बस्ती जिले के किसी धूल भरे चौराहे पर बना ट्रैक्टर का गराज है जहां तू अपनी मर्जी से कुछ भी छेड़छाड़ करेगा? कर्नल की आवाज में जहर घुला था। 300 करोड़ से ज्यादा की कीमत है इस एक परिंदे की। इसे छूने की इजाजत के लिए भी तुझे कम से कम 10 साल की सर्विस और टॉप क्लास इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक साधारण रंगरूट होकर इसे छूने की? आर्यन ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी ग्रीस से सनी हथेली को अपनी वर्दी की पैंट से पोंछा और बड़े धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, सर गुस्ताखी माफ हो, लेकिन जब ये विमान आज दोपहर ठीक 2:15 पर रनवे पर उतरा था और धीरे धीरे हैंगर की तरफ आ रहा था, तब मैंने इसके बाईं इंजन की धड़कन में कुछ अलग सुना था। वो आवाज़ वैसी नहीं थी जैसी एक स्वस्थ राफेल इंजन की होनी चाहिए। इसमें एक बहुत ही बारीक रह रहकर आने वाली किक किक की आवाज़ थी, जो इसके सामान्य रिदम से मेल नहीं खा रही थी। मुझे लगा शायद अंदरूनी टर्बाइन सेक्शन में कुछ समस्या है। तुझे लगा? कर्नल जोर से हंसे और ये हंसी अपमानजनक थी। उनके पीछे खड़े बाकी सीनियर इंजीनियर, ऑफिसर और मास्टर सार्जेंट भी एक दूसरे को देखकर उपहासपूर्ण तरीके से मुस्कुराने लगे। सुन भाई, यहाँ देश के सबसे बड़े संस्थानों IITs और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज से गोल्ड मेडल लेकर आए हुए दिग्गज इंजीनियर खड़े हैं। मास्टर सार्जेंट खन्ना को देख रहे हो? ये पिछले 30 साल से इन विमानों के पेट चीर रहे हैं। जब इनके अत्याधुनिक कंप्यूटर, इनके करोड़ों के डिजिटल सेंसर और इनकी सबसे महंगी डायग्नोस्टिक मशीनें कोई खराबी नहीं पकड़ पा रही हैं, तो तू जो एक मामूली स्थानीय कॉलेज से डिग्री लेकर यहाँ भर्ती हुआ है, हमें बताएगा कि राफेल का इंजन क्या कह रहा है? हैंगर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ ऊंचाई पर लगे विशालकाय कूलिंग पंखों की हल्की सी सरसराहट आ रही थी। माहौल की गंभीरता सबको पता थी। अगले 18 घंटों में फ्रांस के रक्षा मंत्री और 12 अन्य मित्र देशों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अंबाला पहुंचने वाला था। ये राफेल की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होने वाली थी। करोड़ों डॉलर के नए रक्षा सौदे और भारतीय वायुसेना की वैश्विक प्रतिष्ठा इसी एक प्रदर्शन पर टिकी थी।
आज सुबह की एक रूटीन उड़ान के दौरान विमान का इंजन अचानक फेल हो गया था। कंप्यूटर स्क्रीन पर इंजन कंट्रोल यूनिट के हजारों कोड्स की बाढ़ आई हुई थी, लेकिन समस्या की असली जड़ किसी को नहीं मिल रही थी। कर्नल विक्रम के लिए ये केवल एक तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि उनके करियर का सबसे बड़ा खतरा था। उनका प्रमोशन जनरल के पद पर होने वाला था और एक छोटी सी असफलता उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। उनके पुरुष सहकर्मी और विरोधी अधिकारी पहले से ही घात लगाए बैठे थे कि कब विक्रम सिंह से कोई गलती हो। कर्नल ने अपनी चमकती घड़ी देखी। नया इंजन मंगाने और उसे फिट करने में कम से कम 72 घंटे लगेंगे, लेकिन हमारे पास केवल 18 घंटे हैं। कर्नल का चेहरा हताशा और गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें लगा कि इस लड़के का सार्वजनिक अपमान करके वो अपनी सारी भड़ास निकाल सकते हैं। चल, तुझे एक मौका देता हूँ। उन्होंने अपनी आवाज और ऊंची की ताकि हैंगर के दूसरे कोने में काम कर रहे जवान भी सुन सकें। पूरे एयरबेस के सामने मैं तुझे ये खुली चुनौती देता हूँ। अगर तूने इस इंजन को कल सुबह की पहली किरण फूंकने से पहले चालू कर दिया और इसे उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिया, तो मैं खुद अपनी कलम से तुझे ऑफिसर ट्रेनिंग SSB के लिए रेकमेंड करूंगा। मैं लिख कर दूंगा कि तू एक जीनियस है, और तो और जो तू मांगेगा वो इनाम तुझे मिलेगा। वे एक कदम और करीब आए। उनकी आवाज अब धीमी लेकिन और भी खतरनाक हो गई। लेकिन अगर तू फेल हुआ, जो कि तू निश्चित रूप से होगा, तो कल सुबह 6 बजे तेरा बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल हो जाना चाहिए। मैं तुझे कोर्ट मार्शल नहीं करूंगा, लेकिन तुझे सियाचिन के किसी ऐसे दुर्गम पोस्ट पर भेजूंगा जहाँ तू पूरी जिंदगी सिर्फ बर्फ हटाएगा और झाड़ू लगाएगा। क्या तुझे अपनी उस देसी इंजीनियरिंग पर इतना भरोसा है? बोल, मंजूर है? आर्यन की मुट्ठियां भिंज गईं। अपमान की आग उसके सीने में जल रही थी, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने पीछे मुड़कर उस खामोश पड़े विशाल राफेल को देखा। वो विमान उसे एक घायल योद्धा की तरह लग रहा था जो मदद की पुकार कर रहा था। उसे अपने दादाजी पंडित रामस्वरूप की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उनके दादाजी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन वे आज़ाद भारत की पहली एयरफोर्स यूनिट में उन पुराने विंटेज विमानों के सबसे अनुभवी मैकेनिक हुआ करते थे। रामस्वरूप अक्सर कहते थे, आर्यन बेटा, मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान अपनी कमजोरी छिपाने के लिए 100 झूठ बोल सकता है। कंप्यूटर भी गलत डेटा दिखा सकता है अगर उसे सही से प्रोग्राम न किया जाए, लेकिन एक मशीन हमेशा सच बोलती है। बस उसे सुनने वाला कान और उसे महसूस करने वाला दिल चाहिए। हर इंजन की अपनी एक रूह होती है, अपनी एक जुबान होती है। अगर तू उससे प्यार करेगा तो वो तुझे अपनी हर तकलीफ खुद बताएगी। आर्यन को याद आया कि कैसे बचपन में दादाजी उसकी आंखें बंद करवाकर उसे चालू ट्रैक्टर या पंपिंग सेट पर हाथ रखवाते थे और कहते थे कि इसकी थरथराहट को अपनी उंगलियों के पोरों से महसूस करो। आज वही देसी हुनर और दादाजी की विरासत उसकी सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। मंजूर है सर, आर्यन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी आवाज में डर की एक भी लकीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गंभीरता थी जिसने एक पल के लिए कर्नल विक्रम को भी हैरान कर दिया। कर्नल विक्रम एक कुटिल और विजयी मुस्कान के साथ पीछे हटे। उन्हें लगा कि उन्होंने शिकार को जाल में फंसा लिया है। शानदार सार्जेंट खन्ना, इसे जो टूल्स चाहिए दे दो, जो सुविधा ये मांगे इसे दे दो। और हाँ, सख्त हिदायत है, कोई भी ऑफिसर, JCO या मैकेनिक इसकी रत्ती भर मदद नहीं करेगा। ये इसकी अपनी लड़ाई है, या तो ये जीतेगा या ये खत्म होगा। कर्नल हंसते हुए अपने वातानुकूलित आलीशान कैबिन की तरफ बढ़ गए। जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर जोर से कहा, बेट्स लगाओ सब लोग, देखते हैं ये बस्ती का लड़का राफेल को फिर से आसमान की सैर कराता है या कल सुबह इसके हाथों में झाड़ू और सर पर बर्फ होती है। हैंगर में मौजूद भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। लोग आर्यन को दया, अविश्वास और कुछ तो नफरत की नजरों से देख रहे थे। किसी को भी ये रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि जो काम दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंसर, करोड़ों के सॉफ्टवेयर और 30 साल का अनुभव नहीं कर पाया, वो ये 22 साल का नौजवान एक रात में कर पाएगा। हैंगर की लाइटें कुछ कम कर दी गईं। अब आर्यन उस विशालकाय मशीन के साथ अकेला रह गया था। उसने अपनी जेब से एक साफ सूती कपड़ा निकाला, अपने रिंच को धीरे से पोंछा और राफेल के विशालकाय इंजन के पास जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और एयरबेस की सुरक्षा में तैनात संतरियों के भारी जूतों की आवाज दूर कहीं गूंज रही थी। आर्यन ने मन ही मन अपने दादाजी का आशीर्वाद लिया और अपना दाहिना हाथ इंजन के ठंडे पड़ चुके मेटल के खोल पर रखा। वो इंतजार करने लगा कि ये मशीन उससे अपनी दास्तान कहे। रात अब शुरू हुई थी और आर्यन को पता था कि ये उसके जीवन की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण रात होने वाली थी। उसे न केवल एक इंजन ठीक करना था, बल्कि उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों और एक छोटे शहर के लड़के के स्वाभिमान की रक्षा भी करनी थी। अंबाला एयरबेस पर रात के 11 बज चुके थे। हैंगर नंबर 7 के बाहर का शोर अब पूरी तरह शांत हो गया था,
लेकिन भीतर की खामोशी और भी भारी और दमघोटू महसूस हो रही थी। आर्यन शर्मा उस विशाल राफेल लड़ाकू विमान के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा था। ऊपर लगी सफ़ेद हैलोजन लाइटों की ठंडी रोशनी में वो विमान किसी सोए हुए धात्विक दैत्य जैसा लग रहा था। आर्यन के सामने सिर्फ एक खराब इंजन नहीं था, बल्कि एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जो उसके पूरे भविष्य को राख बना सकती थी। आर्यन ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और जमीन पर अपनी टूल किट बिछा दी। कर्नल विक्रम सिंह के वो कड़वे शब्द अभी भी उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। गांव का मैकेनिक, औकात, बोरिया बिस्तर। लेकिन कर्नल ये नहीं जानते थे कि जब किसी के स्वाभिमान पर चोट लगती है तो उसका हुनर जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे याद आया कि उसके दादाजी पंडित राम स्वरूप कहते थे, बेटा, जब दुनिया के सारे नक्शे और कागज गलत साबित होने लगे तो अपनी उंगलियों की छुअन और अपने कान के पर्दों को रास्ता दिखाने देना। मशीन बोलती है आर्यन, बस उसे सुनने वाला और समझने वाला एक साफ दिल चाहिए। उसने धीरे धीरे राफेल के स्नेकमा M88 इंजन के मुख्य हिस्से के पास जाकर अपनी हथेली को उसके ठंडे धातु के खोल पर रखा। वो कोई जादू नहीं कर रहा था, बल्कि वो धातु की सघनता, डेंसिटी और उसके भीतर बचे हुए अवशिष्ट तापमान, रेजिडुअल टेम्परेचर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। वो चीफ मास्टर सार्जेंट नीलम राव थी। नीलम इस बेस की सबसे अनुभवी महिला इंजीनियर थी, जिन्होंने अपनी आधी उम्र जेट इंजनों के कलपुर्जों के बीच बिताई थी। उनकी आंखों में अनुशासन की सख्ती तो थी, लेकिन कर्नल विक्रम जैसा जहर नहीं था। वो एक सच्चे फौजी की तरह हुनर की कद्र करना जानती थी। अभी तक एक भी पेंच नहीं खोला, सिर्फ इसे सहला रहे हो। नीलम की आवाज में एक तरह की चेतावनी थी, लेकिन उसमें मदद की एक बारीक गुंजाइश भी छिपी थी। आर्यन तुरंत खड़ा हुआ और कड़क सल्यूट किया। मैम, मैं इसके हार्ट बीट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर सार्जेंट खन्ना की टीम ने इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और डिजिटल कंट्रोल यूनिट पर घंटों काम किया है, लेकिन मेरा मन कहता है कि समस्या इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, मैकेनिक्स में है। नीलम ने अपनी बाहें सिकोड़ी और उस विशाल इंजन की ओर देखा। कंप्यूटर चीख चीख कर कह रहा है कि फ्यूल टू एयर रेशियो बिगड़ गया है। इसी वजह से इंजन इग्निशन के वक्त ही दम तोड़ रहा है। तुम इस डेटा के खिलाफ कैसे जा सकते हो? आर्यन ने अपनी टॉर्च चलाई और इंजन के मुख्य एयर इनटेक की तरफ रोशनी डाली। मैम, आज दोपहर जब धूल भरी आंधी चली थी, तब रनवे के पास कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा था। मैंने गौर किया था कि विमान के लैंड करते वक्त टर्बाइन की आवाज में एक बहुत ही सूक्ष्म हाई पिच विसल आई थी। अगर कोई बहुत ही छोटा धातु का टुकड़ा हाई प्रेशर कंप्रेसर की तीसरी स्टेज के ब्लेड्स के बीच फंसा हो तो वो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पैदा कर सकता है। ये इतना छोटा हो सकता है कि विमान के सेंसर इसे खतरा न माने, लेकिन ये हवा के प्राकृतिक बहाव को एक भंवर यानी वॉर्टेक्स में बदल देता है। नीलम की आंखें फटी रह गईं। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन? तुमने ये शब्द कहाँ से सीखा? ये तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का विषय है। किताबों से नहीं मैम, दादाजी के तजुर्बे से, आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। वो इसे सुर का बिगड़ना कहते थे। जब हवा के रास्ते में कोई मामूली सी रुकावट आती है तो कंप्यूटर को लगता है कि हवा कम मिल रही है, इसलिए वो ईंधन की सप्लाई काट देता है ताकि इंजन फटे नहीं। समस्या ईंधन के दबाव में नहीं, बल्कि उस हवा के छिपे हुए भंवर में है। नीलम राव कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। उन्होंने एयरफोर्स में 22 साल बिताए थे और उन्होंने कई बार देखा था कि कैसे सबसे आधुनिक तकनीक भी एक मामूली से कंकड़ के सामने हार जाती है। उन्होंने इधर उधर देखा ताकि कोई और ऑफिसर उन्हें न देख ले। सुनो आर्यन, नीलम ने धीमी आवाज में कहा, मास्टर सार्जेंट खन्ना सुबह 4 बजे वापस आएंगे। तब तक तुम्हारे पास समय है। मैं तुम्हें अपना निजी फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपिक कैमरा दे सकती हूँ। कर्नल को पता चला तो मेरा कोर्ट मार्शल हो सकता है, लेकिन मुझे ये विमान कल सुबह आसमान में चाहिए। देश की साख एक कर्नल के अहंकार से बड़ी है। नीलम ने एक बड़ा जोखिम उठाया। वो उस लॉकर की चाबी लाई और आर्यन को वो जादुई उपकरण थमा दिया। अब आर्यन के पास वो जादुई आंख थी जो इंजन के उन अंधेरे कोनों तक पहुंच सकती थी जहां रोशनी भी जाने से कतराती थी। रात के 1:30 हो रहे थे। हैंगर के भीतर पसीने की गंध और जेट फ्यूल की खुशबू मिल गई थी। आर्यन पूरी तरह से ग्रीस में नहाया हुआ था। उसने एक बारीक तारनुमा कैमरे को इंजन के हाई प्रेशर कंप्रेसर के गहरे हिस्से में डाल रखा था। वो बाहर लगी एक छोटी सी स्क्रीन पर टर्बाइन की ब्लेड्स को एक एक करके बहुत बारीकी से देख रहा था। पहली स्टेज बिल्कुल साफ, दूसरी स्टेज कुछ नहीं। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसे यहाँ कुछ नहीं मिला तो कर्नल विक्रम की बात सच साबित हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कैमरा तीसरी स्टेज के आखिरी ब्लेड की जड़ के पास पहुंचा, आर्यन की सांसें अचानक रुक गईं। वहां ब्लेड और केसिंग की संकरी जगह में एक बहुत ही छोटा चमकदार पीपल का टुकड़ा फंसा हुआ था। वो शायद किसी पुराने औजार का छोटा सा हिस्सा रहा होगा जो रनवे पर गिर गया था।
वो इतना सूक्ष्म था कि किसी भी सेंसर ने अलार्म नहीं बजाया, लेकिन वो ठीक उसी जगह था जहां से हवा का दबाव नियंत्रित होता था। पकड़ लिया। आर्यन की आवाज में एक ऐसी जीत थी जैसे किसी शिकारी ने बरसों बाद अपना शिकार पाया हो। नीलम ने झुककर स्क्रीन पर देखा और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये तो नामुमकिन है, इतना छोटा सा टुकड़ा पूरे राफेल को ठप कर सकता है। लेकिन आर्यन, इसे निकालोगे कैसे? इसके लिए तो पूरा टरबाइन सेक्शन डिसअसेंबल करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 24 घंटे और फ्रांस के एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। आर्यन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। मैम, मेरे दादाजी कहते थे कि कभी कभी पहाड़ को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, बस सही जगह पर हथौड़ा मारने की जरूरत होती है। हम इसे रिवर्स प्रेशर और थर्मल शॉक टेक्निक से निकालेंगे। ये एक खतरनाक योजना थी। आर्यन ने नीलम से कंप्रेस्ड नाइट्रोजन का एक सिलेंडर मंगवाया। उसने इंजन के पिछले हिस्से से नाइट्रोजन का एक बहुत ही ठंडा और तेज झोंका देने का फैसला किया, जबकि उसी समय वो सामने से एक पतली तार के जरिए उस पीतल के टुकड़े को हिलाने वाला था। अगर दबाव जरा भी ज्यादा हुआ तो टरबाइन की नाजुक ब्लेड्स टूट सकती थी, जिससे विमान हमेशा के लिए बेकार हो सकता था। अगले 3 घंटे किसी न्यूरो सर्जरी से कम नहीं थे। आर्यन एक हाथ से एंडोस्कोप का मॉनिटर देख रहा था और दूसरे हाथ से बेहद सावधानी से नाइट्रोजन वाल्व को नियंत्रित कर रहा था। नीलम राव हैंगर के मुख्य गेट पर पहरा दे रही थीं। उनकी धड़कनें भी आर्यन के हाथों की तरह कांप रही थीं। पसीने की बूंदें आर्यन की आंखों में जा रही थीं, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। रात के 4:10 अचानक हैंगर के सन्नाटे में एक हल्की सी खट की आवाज आई। आर्यन ने तुरंत टॉर्च जलाई और इंजन के नीचे लगे ड्रेनेज जाल को देखा। वहां वो छोटा सा पीतल का छर्रा चमक रहा था। आर्यन ने उसे अपनी हथेली पर उठाया। वो पत्थर का नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान का टुकड़ा था, जिसे उसने वापस हासिल कर लिया था। मैम, काम हो गया, आर्यन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। वो थका हुआ था, गंदा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद आसमान के तारों में भी नहीं होगी। नीलम ने उस छोटे से टुकड़े को देखा और आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। तुमने वो कर दिया जो शायद इस बेस का कोई भी इंजीनियर नहीं कर पाता, लेकिन असली परीक्षा अब है। क्या ये स्टार्ट होगा? आर्यन ने बिना किसी देरी के सारे पैनल वापस बंद किए। उसने एक एक नट को ठीक उसी टॉर्क के साथ कसा जैसा उसके दादाजी ने उसे सिखाया था। जब काम खत्म हुआ तो घड़ी में 5:30 हो चुके थे। अंबाला की धुंधली सुबह की रोशनी हैंगर के रोशनदानों से अंदर आने लगी थी। तभी बाहर से भारी जूतों और गाड़ियों की आवाजें आने लगी। कर्नल विक्रम सिंह, मास्टर सार्जेंट खन्ना और विदेशी मेहमानों का एक समूह हैंगर की ओर बढ़ रहा था। कर्नल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो ये देखने आए थे कि कैसे एक गांव का लड़का अपनी हार स्वीकार करता है और कैसे वो उसे पूरी सेना के सामने बेइज्जत करते हैं। हाँ, तो मिस्टर जीनियस, सूरज निकल आया है। क्या हुआ? या पूरी रात इस लोहे के ढेर से लिपट कर सो रहे थे? सार्जेंट खन्ना, जरा चेक कीजिए, क्या इस लड़के ने कोई और कीमती पुर्जा तो नहीं तोड़ दिया? खन्ना ने तिरस्कार भरी नजरों से आर्यन को देखा, जो पसीने और तेल में पूरी तरह लथपथ था। लेकिन आर्यन ने पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। सर, चेक करने में वक्त बर्बाद न करें। आप सीधे कॉकपिट में बैठे और इग्निशन स्विच दबाएं। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। पूरे हैंगर में हंसी का फवारा फूट पड़ा। विदेशी प्रतिनिधि मंडल भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगा। कर्नल विक्रम हंसते हंसते लगभग दोहरे हो गए। शानदार, क्या आत्मविश्वास है। ठीक है सार्जेंट खन्ना, इसे इसका आखिरी मौका देते हैं। अगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो सार्जेंट, आप खुद इसे बेस के मुख्य गेट तक घसीटते हुए छोड़कर आएंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन अपने दादाजी पंडित राम स्वरूप का नाम लिया और नीलम राव की तरफ देखा, जो दूर खड़ी होकर खामोशी से प्रार्थना कर रही थीं। सार्जेंट खन्ना कॉकपिट में चढ़े। उन्होंने मास्टर स्टार्टर स्विच को घुमाया और इग्निशन बटन पर उंगली रखी। पहले कुछ सेकंड केवल एक भारी घरघराहट हुई, जैसे इंजन संघर्ष कर रहा हो। कर्नल विक्रम ने अपना हाथ हवा में लहराया। बस, बहुत हो गया ये मजाक। आर्यन, अपना सामान उठाओ। और तभी वूम वूम वूम, एक भयानक और शक्तिशाली दहाड़ के साथ राफेल का इंजन जाग उठा। हैंगर की कंक्रीट की जमीन भूकंप की तरह कांपने लगी। इंजन के पिछले हिस्से से नीली और नारंगी आग की लपटें निकली, जो इस बात का सबूत थी कि ईंधन और हवा का मिलन अब बिल्कुल सही था। हैंगर में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के जलने की वो तीखी और प्यारी खुशबू फैल गई। राफेल का दिल अब धड़क रहा था। उसकी आवाज इतनी साफ और सुरीली थी कि मास्टर सार्जेंट खन्ना के हाथ भी कंट्रोल पैनल पर ठिठक गए। कर्नल विक्रम का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उनकी आंखों के सामने उनका सारा अहंकार किसी ताश के महल की तरह ढह गया था। जो काम उनकी बरसों की महारत और करोड़ों के कंप्यूटर नहीं कर पाए थे, वो इस बस्ती के लड़के ने सिर्फ एक रात और एक पुराने रिंज के दम पर कर दिखाया। आर्यन वहीं खड़ा था, थका हुआ, गंदा, लेकिन उसका सिर इतना ऊंचा था कि शायद राफेल की ऊंचाई भी उसके सामने कम थी। खेल अब वास्तव में शुरू हुआ था। हैंगर नंबर 7 की दीवारों के भीतर राफेल के इंजन की वो गरज महज एक शोर नहीं थी, वो कर्नल विक्रम सिंह के अहंकार पर एक करारा तमाचा थी।
इग्निशन की आवाज ने न केवल हैंगर को दहला दिया था, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स के भीतर एक अजीब सी खामोशी भर दी थी। मास्टर सार्जेंट खन्ना, जो पिछले 30 सालों से इंजन की आवाजों के उस्ताद माने जाते थे, कॉकपिट के भीतर जड़वत बैठे थे। उनके हाथ थ्रॉटल लीवर पर कांप रहे थे। उन्होंने आज तक किसी इंजन को इतनी शुद्धता और इतने कम समय में रिवाइव होते नहीं देखा था। बंद करो इसे, तुरंत बंद करो। कर्नल विक्रम की आवाज फटी फटी सी थी। उनकी आंखों की पुतलियां अभी भी फटी की फटी रह गई थी। खन्ना ने धीरे से मास्टर स्विच ऑफ किया। इंजन की दहाड़ धीरे धीरे एक सुरीली सीटी में बदली और फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब उस सन्नाटे में आर्यन शर्मा के हुनर की गूंज थी। आर्यन वहीं खड़ा था। उसके पैरों के पास ग्रीस और तेल का एक छोटा सा घेरा बन गया था। वो इतना थक चुका था कि उसे अपना शरीर किसी भारी पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून था वो किसी ओलंपिक गोल्ड मेडल से कम नहीं था। विदेशी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख, एक फ्रांसीसी जनरल, आगे बढ़े और उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। अद्भुत! ये वास्तव में मैकेनिकल जीनियस का काम है। कर्नल, आपके इस जवान ने वो कर दिखाया जिसे हमारे एक्सपर्ट्स भी रिमोटली नहीं समझ पा रहे थे। भारत के पास ऐसा टैलेंट है, ये जानकर हमें खुशी हुई। कर्नल विक्रम ने एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी, लेकिन उनकी मुट्ठियां उनकी पैंट की जेब के भीतर इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि उनके नाखून उनकी हथेलियों में गड़ रहे थे। वो अपमान को पचा नहीं पा रहे थे। एक साधारण रंगरूट ने उन्हें पूरी दुनिया के सामने गलत साबित कर दिया था। शुक्रिया जनरल, कर्नल ने भारी आवाज में कहा। आर्यन, तुम बाहर जाओ, हम इस पर बाद में बात करेंगे। आर्यन ने सल्यूट किया और लड़खड़ाते कदमों से हैंगर से बाहर निकल गया। बाहर सुबह की ताज़ी हवा उसके फेफड़ों में गई तो उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले 14 घंटों से कुछ खाया पिया नहीं था। वो पास की एक बेंच पर बैठ गया। तभी नीलम राव उसके पास आई। उनके हाथ में पानी की एक बोतल और कुछ बिस्किट थे। ये लो, नीलम ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में गर्व साफ छलक रहा था। कर्नल इसे आसानी से नहीं भूलेंगे आर्यन, तुमने उनकी सत्ता को चुनौती दी है। फौजी अनुशासन में इसे जीत नहीं, अक्सर बगावत के तौर पर देखा जाता है। मैंने सिर्फ अपना काम किया मैम, मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। दुनिया वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं आर्यन। कर्नल ने तुमसे वादा किया था कि वे तुम्हें ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए रेकमेंड करेंगे, लेकिन याद रखना, एक घायल बाघ सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नीलम की बात सच साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोपहर के 12 बजे तक पूरा एयरबेस आर्यन के कारनामे की चर्चा कर रहा था, लेकिन इसी बीच एक नई खबर फैल गई। कर्नल विक्रम ने एक इमरजेंसी इंक्वायरी बिठा दी थी। आरोप ये था कि आर्यन ने प्रोटोकॉल तोड़ा है और बिना अधिकृत अनुमति के राफेल जैसे संवेदनशील विमान के इंजन के साथ असुरक्षित तरीके से छेड़छाड़ की है। आर्यन को कर्नल के ऑफिस में बुलाया गया। वहां कर्नल विक्रम के साथ 2 और कड़क मिजाज सीनियर ऑफिसर बैठे थे। टेबल पर वहीं पीतल का छोटा सा टुकड़ा रखा था जिसे आर्यन ने रात भर जागकर निकाला था। तो आर्यन शर्मा, कर्नल ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा। उनकी आंखों में अब एक ठंडी क्रूरता थी। तुमने इंजन तो चालू कर दिया, लेकिन तुमने भारतीय वायुसेना के सुरक्षा मैनुअल के नियम संख्या 402 का उल्लंघन किया है। तुमने बिना किसी सीनियर की निगरानी में और बिना प्रॉपर वर्क परमिट के एक विदेशी विमान के इंजन में एंडोस्कोप कैमरा डाला। क्या तुम्हें पता है कि अगर वो कैमरा अंदर फंस गया या कोई और तकनीकी खराबी आती तो इसे सैबोटाज या देशद्रोह माना जा सकता था? आर्यन दंग रह गया। लेकिन सर, आपने खुद मुझे मौका दिया था, आपने चुनौती दी थी। मैंने तुम्हें मौका दिया था, सुरक्षा नियमों को ताक पर रखने का लाइसेंस नहीं दिया था। कर्नल मेज पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाए। तुमने अपनी जान और इस देश की संपत्ति को खतरे में डाला। और सबसे बड़ी बात, तुमने ये पीतल का टुकड़ा कहां से पाया? खन्ना की टीम का कहना है कि ये टुकड़ा विमान का हिस्सा ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद इसे वहां डाला ताकि तुम बाद में उसे निकालकर हीरो बन सको? आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अधिकारी इतना नीचे गिर सकता है। कर्नल अब आर्यन के हुनर को एक साजिश का रूप दे रहे थे। सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। चीफ मास्टर सार्जेंट नीलम मैम वहां मौजूद थी, उन्होंने सब देखा। कर्नल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। नीलम राव, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि वे केवल अपनी ड्यूटी पर थीं और उन्होंने तुम्हें केवल सुपरवाइज किया, लेकिन तकनीकी प्रक्रिया तुम्हारी अपनी देसी और असुरक्षित थी। उन्होंने ये भी कहा कि तुमने उनसे उपकरण जबरदस्ती मांगे थे। आर्यन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या नीलम मैम ने झूठ बोला या कर्नल उन्हें मजबूर कर रहे थे? उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं थी। कर्नल साहब,
आर्यन ने इस बार अपनी आवाज को स्थिर रखा। आप मुझसे मेरा वादा छीन सकते हैं, आप मुझे सियाचिन भेज सकते हैं, लेकिन आप मेरे दादाजी की सिखाई ईमानदारी पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। वो पीतल का टुकड़ा रनवे की गंदगी का हिस्सा था। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो उस पीतल के टुकड़े की मेटलर्जिकल रिपोर्ट मंगवा लीजिए। वो पीतल उसी पुराने मेंटेनेंस टूल का हिस्सा निकलेगा जो पिछले महीने रनवे पर गुम हुआ था। कर्नल विक्रम एक पल के लिए ठिठके। उन्हें नहीं पता था कि ये लड़का इतना गहराई से जानता होगा, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं थे। जबान मत लड़ाओ रंगरूट। कर्नल ने एक फाइल बंद की। अभी के लिए तुम्हारी ऑफिसर ट्रेनिंग की फाइल को सस्पेंड किया जाता है। अगले 24 घंटों के लिए तुम्हें क्वार्टर गार्ड यानी एक प्रकार की सैन्य हिरासत में भेजा जाता है। कल सुबह होने वाले एयर शो के बाद तुम्हारा भविष्य तय किया जाएगा। आर्यन को 2 संतरी पकड़कर बाहर ले जाने लगे। जब वो बरामदे से गुजर रहा था, उसकी नजर नीलम राव पर पड़ी। नीलम ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। उनकी आंखों में लाचारी थी, जैसे कोई अदृश्य बेड़ी उनके पैरों में बंधी हो। आर्यन समझ गया कि व्यवस्था कितनी ताकतवर होती है। उस रात को आर्यन को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। उसके पास ना कोई औजार था, ना राफेल, केवल एक खिड़की थी जिससे अंबाला का आसमान दिख रहा था। वो आसमान जहां कल सुबह राफेल को उड़ना था। आधी रात को उसे कोठरी के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। संतरी शायद सो गया था। एक साया सलाखों के पास आया। वो नीलम राव थी। मुझे माफ कर देना आर्यन, वे फुसफुसाईं। उनकी आवाज में आंसू थे। कर्नल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो वे मेरी 20 साल की पेंशन और नौकरी खत्म कर देंगे। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं रिस्क नहीं ले पाई। मैं समझता हूँ मैम, आपने रात में मेरी मदद की, वही मेरे लिए काफ़ी था। आप यहाँ क्यों आई? अगर कर्नल को पता चला तो? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कर्नल जिस साजिश की बात कर रहे हैं, असल में वे खुद रच रहे हैं। कल एयर शो में राफेल तुम्हें नहीं बल्कि कर्नल का चहेता कैप्टन उड़ाएगा, लेकिन मुझे डर है कि इंजन में अभी भी कुछ ऐसा है जो केवल तुमने सुना था। आर्यन, क्या तुम सच में आश्वस्त हो कि वो पीतल का टुकड़ा ही एकमात्र समस्या थी? आर्यन की आंखें चमक उठी। मैम, मैंने आपको बताया था ना कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के 2 कारण हो सकते हैं। एक भौतिक रुकावट जो मैंने हटा दी, और दूसरा कंप्रेसर स्टॉल की वजह से पैदा हुआ माइक्रो फ्रैक्चर। अगर कैप्टन ने इंजन को 100% थ्रस्ट पर डाला तो वो फ्रैक्चर पूरे इंजन को हवा में ही फाड़ देगा। नीलम का चेहरा सफेद पड़ गया। इसका मतलब कल सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है? जी मैम, और इसका इल्जाम भी मुझ पर ही आएगा कि मैंने गलत तरीके से मरम्मत की थी। कर्नल अपनी साख बचाने के चक्कर में एक पायलट की जान और देश का गौरव दांव पर लगा रहे हैं। नीलम ने सलाखों को कसकर पकड़ लिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आर्यन। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकती, लेकिन मैं कैप्टन को चेतावनी देने की कोशिश करूंगी। कैप्टन कर्नल की बात मानेंगे, आपकी नहीं मैम। आपको कुछ और करना होगा। आर्यन ने उनके कान के पास जाकर कुछ कहा। नीलम ने सर हिलाया और अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह अंबाला एयरबेस पर उत्सव का माहौल था। विदेशी मेहमान दीर्घाओं में बैठे थे। राफेल रनवे पर खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कर्नल विक्रम अपनी वर्दी चमकाए मेहमानों के बीच बैठ अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे। किसी को नहीं पता था कि एयरबेस की एक कोठरी में बैठा एक लड़का अपनी उंगलियों से हवा में काल्पनिक इंजन ठीक कर रहा था और ऊपर आसमान में मौत मंडरा रही थी। अंबाला एयरबेस की सुबह आज कुछ ज्यादा ही सुनहरी थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक खौफनाक सन्नाटा छिपा था। एयरबेस के मुख्य रनवे के पास बने वीआईपी स्टैंड में फ्रांस के रक्षा मंत्री, भारत के वायुसेना प्रमुख और कई देशों के सैन्य प्रतिनिधि अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे और लाउडस्पीकर पर देशभक्ति के गीतों के साथ साथ राफेल की खूबियों का बखान किया जा रहा था। कर्नल विक्रम सिंह अपनी वर्दी की तहें ठीक करते हुए मेहमानों के बीच ऐसे घूम रहे थे जैसे राफेल को उन्होंने खुद अपने हाथों से ठीक किया हो। उधर एयरबेस के एक सुदूर कोने में बनी क्वार्टर गार्ड की अंधेरी कोठरी में आर्यन शर्मा बैठा था। उसकी कोठरी की छोटी सी खिड़की से उसे दूर रनवे का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। वो देख सकता था कि राफेल के इंजन स्टार्ट हो चुके थे। उन इंजनों की आवाज़ जो कल रात तक एक सुरीली संगीत की तरह लग रही थी, आज आर्यन को किसी रोती हुई चीख की तरह सुनाई दे रही थी। आर्यन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने नीलम राव को रात में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी, माइक्रो फ्रैक्चर। जब इंजन बहुत अधिक दबाव, हाई थ्रस्ट पर काम करता है तो धातु के भीतर की बहुत महीन दरारें फैलने लगती हैं। कर्नल विक्रम के चहेते पायलट कैप्टन अर्कज राफेल को आसमान में ले जाने के लिए तैयार थे। अर्कज एक बेहतरीन पायलट थे, लेकिन वो एक शोमैन थे। वे अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अक्सर विमान को उसकी सीमाओं, लिमिट्स के पार ले जाते थे, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वे निश्चित रूप से आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करने वाले थे। संतरी जी, मेरी बात सुनिए,
आर्यन ने सलाखों को पकड़कर चिल्लाया। बाहर खड़ा संतरी अपनी राइफल संभाले बोरियत से इधर उधर देख रहा था। चुप रह लड़के, कर्नल साहब का सख्त ऑर्डर है, तुझसे कोई बात नहीं करेगा। संतरी ने कड़क आवाज में जवाब दिया। मेरी बात सुनिए, अगर वो विमान उड़ा तो कैप्टन वापस नहीं आएंगे, इंजन फट जाएगा। आर्यन की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जिसने संतरी को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। राफेल ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया था। वूम वूम, नीली लपटें छोड़ते हुए वो फौलादी पंछी आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल गया। वीआईपी स्टैंड में मौजूद मेहमानों ने तालियां बजाईं। कर्नल विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लगा कि उन्होंने आर्यन को भी हरा दिया और विमान को भी ठीक दिखा दिया। लेकिन कोठरी के भीतर आर्यन ने अपना कान दीवार से लगा लिया था। वो विमान की गूंज को सुन रहा था। जब राफेल ने पहला वर्टिकल लूप लिया तो आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। आवाज बदल रही है, वो टूट रहा है, वो बुदबुदाया। आसमान में कैप्टन अर्कज राफेल को 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुमा रहे थे। अचानक कॉकपिट के भीतर मास्टर वार्निंग अलार्म बज उठा। बीप बीप बीप। कैप्टन अर्कज की सांसें फूल गईं। अंबाला टावर, यहाँ कैप्टन अर्कज, बाएं इंजन में तेज वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। ईजीटी लाल निशान पार कर रहा है। ओवर। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। कर्नल विक्रम, जो अभी अभी अपनी तारीफें सुन रहे थे, तुरंत रेडियो रूम की तरफ भागे। घबराओ मत अर्कज, शायद कोई सेंसर एरर होगा। थ्रस्ट कम करो और लैंडिंग की तैयारी करो। सर, थ्रस्ट कम नहीं हो रहा, लीवर जाम हो गया है, इंजन से चिंगारियां निकल रही हैं। अर्कज की आवाज में अब मौत का खौफ था। नीचे जमीन पर मेहमानों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। आसमान में राफेल के बाएं इंजन से काले धुएं की एक पतली लकीर निकल रही थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा बनने जा रही थी। अगर राफेल एयरबेस पर गिरता तो सैकड़ों जानें जा सकती थी। तभी कोठरी का दरवाजा एक झटके से खुला। सामने चीफ मास्टर सार्जेंट नीलम राव खड़ी थी। उनके पीछे वही संतरी था जिसकी आंखों में अब डर था। आर्यन भागो, नीलम मैम ने सब संभाल लिया है। उन्होंने एयर चीफ को तुम्हारी रात वाली चेतावनी के बारे में बता दिया है। कर्नल अब तुम्हें नहीं रोक सकते, संतरी ने ताला खोलते हुए कहा। आर्यन बिना एक पल गंवाए कंट्रोल टावर की तरफ भागा। उसके पीछे नीलम राव भी दौड़ रही थी। जब आर्यन कंट्रोल रूम में पहुंचा तो वहां अफरा तफरी का माहौल था। कर्नल विक्रम पसीने पसीने थे और चिल्ला रहे थे, इजेक्ट करो अर्कज, विमान छोड़ दो। नहीं, आर्यन की आवाज पूरे कंट्रोल रूम में गूंजी। अगर वे इस ऊंचाई पर इजेक्ट करेंगे तो विमान सीधा अंबाला शहर की आबादी पर गिरेगी, हजारों लोग मारे जाएंगे। कर्नल विक्रम ने आर्यन को देखा और उनके चेहरे पर नफरत की लहर दौड़ गई। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? गार्ड जैसे पकड़ो। लेकिन तभी एयर चीफ मास्टर धनोआ, जो शांति से सब देख रहे थे, आगे आए और बोले, रुकिए कर्नल, इस लड़के को बोलने दीजिए। नीलम ने मुझे इसके हुनर के बारे में बताया है। आर्यन, क्या रास्ता है? आर्यन ने तुरंत हेडसेट उठाया। कैप्टन अर्कज, मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं आर्यन हूँ, घबराइए मत। आपके बाएं इंजन का टर्बाइन ब्लेड फ्रैक्चर हो गया है। अगर आप थ्रस्ट कम करेंगे तो वो टूटकर इंजन को फाड़ देगा। आपको थ्रस्ट कम नहीं करना है, बल्कि आपको फ्यूल डंप करना है और दाएं इंजन को मैक्सिमम रिवर्स पर डालना है। क्या बकवास कर रहे हो? इससे विमान स्पिन करने लगेगा, कर्नल चिल्लाए। सर, राफेल का कंप्यूटर इस असंतुलन को संभाल लेगा। कैप्टन सुनिए, आपको इंजन बंद नहीं करना है, बल्कि उसे कोल्ड रोटेशन पर डालना है। बाएं इंजन का फ्यूल कट ऑफ कीजिए, लेकिन हवा का बहाव चालू रखिए ताकि वो ठंडा हो सके। आर्यन की आवाज में ऐसा अधिकार था कि कैप्टन अर्कज ने वही किया। आसमान में राफेल एक अजीब से कोण पर मुड़ा। धुएं की लकीर कम होने लगी। मेहमानों की सांसें थमी हुई थीं। अगले 5 मिनट किसी सदी की तरह लंबे महसूस हुए। आर्यन लगातार रेडियो पर अर्कज को निर्देश दे रहा था कि किस पल कितना दबाव देना है। वो बिना किसी कंप्यूटर के केवल विमान की आवाज और अपनी कल्पना शक्ति से हवा के दबाव की गणना कर रहा था। अब गियर्स डाउन और केवल दाएं इंजन से टच डाउन कीजिए, आर्यन चिल्लाया। राफेल रनवे की तरफ झुका। उसके टायर जमीन से टकराए और धुआं उठा। विमान थोड़ा डगमगाया, लेकिन अर्कज ने उसे संभाल लिया। जैसे ही राफेल पूरी तरह रुका, दमकल की गाड़ियां उसकी तरफ दौड़ी। वीआईपी स्टैंड में एक पल के लिए सन्नाटा रहा और फिर तालियों की ऐसी गूंज हुई कि पूरा अंबाला एयरबेस हिल गया। ये एक चमत्कार था। एक निश्चित क्रैश को एक रंगरूट के दिमाग ने टाल दिया था। एयर चीफ मार्शल धनोआ अपनी कुर्सी से उठे और सीधे कंट्रोल रूम से बाहर निकले। वे सीधे उस विमान की तरफ गए जहां कैप्टन अर्कज कांपते हुए बाहर निकल रहे थे। कर्नल विक्रम भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, ये उम्मीद में कि शायद वे अभी भी इस जीत का श्रेय ले सकें।
लेकिन एयर चीफ राफेल के पास नहीं रुके। वे पीछे खड़े उस लड़के के पास गए जिसकी वर्दी पर ग्रीस लगा था और जिसकी आंखें थकान से लाल थी। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। जवान, तुमने आज न केवल एक पायलट की जान बचाई बल्कि इस देश का गौरव और अंबाला के हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है, एयर चीफ ने कहा। फिर वे कर्नल विक्रम की तरफ मुड़े जिनकी आंखों में अब केवल हार और डर था। कर्नल विक्रम, एयर चीफ की आवाज ठंडी और सख्त थी, मुझे नीलम राव से आपकी उस चुनौती और इस लड़के के साथ किए गए व्यवहार की पूरी रिपोर्ट मिली है। एक अधिकारी का काम टैलेंट को पहचानना होता है, उसे कुचलना नहीं। आपकी इंक्वायरी कल सुबह शुरू होगी। और जहां तक आर्यन का सवाल है, एयर चीफ ने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुमने कल रात जो पीतल का टुकड़ा निकाला था वो कहाँ है? आर्यन ने अपनी जेब से वो छोटा सा टुकड़ा निकालकर उनके हाथ में रख दिया। एयर चीफ ने उसे गौर से देखा। ये एक पुराने बोल्ट का हिस्सा है जो शायद कर्नल के कार्यकाल में ही गुम हुआ था। आर्यन शर्मा, तुमने अपनी जुबान और अपना हुनर साबित कर दिया है। आज रात तुम अपनी कोठरी में नहीं बल्कि ऑफिसर्स मेस में हमारे साथ खाना खाओगे और सोमवार को तुम्हारी रवानगी एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल के लिए होगी। भारतीय वायुसेना को तुम्हारे जैसे मैकेनिकल जीनियस की जरूरत है, न कि केवल डिग्री धारकों की। आर्यन ने कड़क सैल्यूट किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के थे। उसने दूर खड़े अपने दादाजी की धुंधली सी छवि को याद किया। पंडित रामस्वरूप सही कहते थे, मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। कर्नल विक्रम अकेले खड़े थे, जबकि पूरा एयरबेस आर्यन को अपने कंधों पर उठा चुका था। उत्तर भारत की वो धूप अब तपिश नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की रोशनी दे रही थी। अंबाला एयरबेस की वो घटना भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक लोक कथा की तरह अमर हो गई। लेकिन आर्यन शर्मा के लिए वो अंत नहीं बल्कि एक कठिन और गौरवशाली जीवन की शुरुआत थी। एयर चीफ मार्शल के आदेशानुसार आर्यन का तबादला सीधे एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल के लिए कर दिया गया। जब वो अंबाला से विदा हो रहा था तो हैंगर नंबर 7 के बाहर वही मैकेनिक और इंजीनियर खड़े थे जो कभी उसे बस्ती का लड़का कहकर चिढ़ाते थे। आज उनकी आंखों में उपहास नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान था। नीलम राव ने उसे विदा करते समय उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा थमाया। इसमें तुम्हारे दादाजी के वो पुराने औजार हैं जो मैंने कर्नल के स्टोर से वापस निकलवाए हैं। याद रखना आर्यन, ये लोहे के टुकड़े नहीं, तुम्हारी जड़ें हैं। जब तक तुम अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आर्यन ने भारी मन से उन्हें सल्यूट किया और डुंडीगल के लिए रवाना हो गया। अकेडमी का जीवन अंबाला के हैंगर जैसा नहीं था। यहाँ अनुशासन की नई परिभाषा थी। यहाँ उसे केवल इंजनों से बात नहीं करनी थी बल्कि उसे लड़ाकू विमानों की गति, एरोडायनामिक्स के जटिल गणित और युद्ध कौशल की रणनीतियों को भी आत्मसात करना था। उसके बैचमेट्स में अधिकतर वे लोग थे जो बड़े शहरों के नामी स्कूलों से आए थे। शुरुआत में आर्यन की शुद्ध हिंदी और उसका देसी लहजा फिर से मजाक का कारण बना, लेकिन इस बार आर्यन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमान था। डुंडीगल में उसकी मुलाकात ग्रुप कैप्टन रेड्डी से हुई, जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होने के साथ साथ इंजीनियरिंग के भी उस्ताद थे। एक क्लास के दौरान जब रेड्डी कंप्रेसर स्टॉल के सिद्धांतों को समझा रहे थे तो आर्यन ने खड़े होकर एक ऐसी तकनीकी बारीकियत बताई जो केवल एक अनुभवी मैकेनिक ही जान सकता था। रेड्डी हैरान रह गए। उन्होंने आर्यन की फाइल देखी और उन्हें समझ आ गया कि ये लड़का कोई साधारण कैडेट नहीं है। कैडेट शर्मा, उड़ना तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन विमान के साथ एक रूहानी रिश्ता बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, रेड्डी ने उसे शाबाशी देते हुए कहा था। महीनों की कड़ी मेहनत, रातों की पढ़ाई और घंटों के सिम्युलेटर प्रशिक्षण के बाद वो दिन आया जिसका सपना पंडित रामस्वरूप ने तब देखा था जब वे आज़ाद भारत के पहले हवाई जहाज़ों के इंजन साफ किया करते थे। कमिश्निंग डे। आर्यन अब एक रंगरूट नहीं था। उसकी वर्दी पर अब नीली पट्टियां नहीं बल्कि चमक चमाते हुए पंख और कंधों पर फ्लाइंग ऑफिसर के सितारे थे। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कोई और नहीं बल्कि एयर चीफ मार्शल धनोआ ही थे। जब उन्होंने आर्यन के सीने पर विंग्स लगाए तो उन्होंने धीरे से कहा, आज तुम्हारे दादाजी ऊपर से देख रहे होंगे आर्यन, तुमने सिर्फ राफेल नहीं बचाया था, तुमने वायुसेना को एक नया नजरिया दिया है। लेकिन आर्यन की कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ तब आया जब उसकी पहली पोस्टिंग वापस अंबाला एयरबेस पर हुई। वही हैंगर नंबर 7, वही तपती दोपहरी और वही राफेल। लेकिन इस बार आर्यन रिंच लेकर इंजन के नीचे नहीं बैठा था, बल्कि वो जी सूट पहनकर हेलमेट हाथ में लिए विमान की ओर बढ़ रहा था। रनवे पर विमान खड़ा था, वही राफेल जिसे उसने अपनी जादुई उंगलियों से मौत के मुंह से बाहर निकाला था। आज वो उस विमान का कमांडिंग पायलट था। विमान के पास ग्राउंड क्रू की टीम खड़ी थी। उनमें से कुछ नए लड़के थे जो आर्यन को वैसी ही जिज्ञासा से देख रहे थे जैसे आर्यन कभी कर्नल विक्रम को देखता था।
आर्यन विमान के पास पहुंचा और उड़ान भरने से पहले उसने एक बहुत ही अजीब काम किया। उसने अपना हेलमेट नीचे रखा, झुककर राफेल के उस बाएं इंजन की नोजल को छुआ जिसे उसने उस ऐतिहासिक रात में ठीक किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, आज हम दोनों फिर साथ हैं, आज फिर से वही सुर सुनाना। कॉकपिट के भीतर बैठकर जब उसने इंजन स्टार्ट किया तो वही परिचित दहाड़ गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज किसी शिकायत जैसी नहीं बल्कि एक पुराने दोस्त के स्वागत जैसी थी। आर्यन ने रेडियो पर क्लियरेंस मांगी। अंबाला टावर, यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर आर्यन शर्मा, गरुड़ 1 टेक ऑफ के लिए तैयार है, ओवर। क्लियर फॉर टेक ऑफ आर्यन, आसमान तुम्हारा है, ओवर। रेडियो पर नीलम राव की आवाज आई, जो अब प्रमोट होकर विंग कमांडर बन चुकी थी। आर्यन ने थ्रॉटल को आगे बढ़ाया, राफेल ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और चंद सेकंडों में वो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता हुआ बादलों की ओर निकल गया। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंच रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके दादाजी की वो बातें कितनी सच थीं। विमान केवल धातु का ढांचा नहीं होता, जब एक पायलट और एक मैकेनिक का दिल एक हो जाता है तो वो मशीन जीवित उठती है। हजारों फीट की ऊंचाई पर, जहां आसमान का नीला रंग और भी गहरा हो जाता है, आर्यन ने राफेल को एक जोरदार विक्ट्री रोल में घुमाया। उस पल उसे लगा कि उसके बगल वाली खाली सीट पर उसके दादाजी बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कर्नल विक्रम को अपनी गलतियों के लिए समय से पहले रिटायर कर दिया गया था, लेकिन उनकी उस नफरत ने वायुसेना को एक ऐसा हीरा दे दिया था जिसकी चमक अब पूरे देश को रोशन कर रही थी। आर्यन ने अपनी बस्ती के उस छोटे से घर की याद की जहां से ये सफर शुरू हुआ था। उसे याद आया कि कैसे वो पुराने साइकिल के पहियों को रिंच से ठीक करता था। आज उसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार था, लेकिन उसके हाथ अभी भी वैसे ही जमीन से जुड़े थे। उसने आसमान की अनंत गहराइयों में देखते हुए कसम खाई कि जब तक उसके रगों में खून है और उसके कानों में इंजनों की धड़कन है, भारत का आसमान हमेशा सुरक्षित रहेगा। उड़ान खत्म करके जब वो जमीन पर उतरा तो सूरज ढल रहा था। हैंगर की छाया लंबी हो रही थी। आर्यन ने राफेल को पार्क किया और बाहर निकला। उसने अपना चश्मा उतारा और उस पीतल के छोटे से टुकड़े को देखा जिसे अब उसने एक लॉकेट की तरह अपने गले में पहन लिया था। वो टुकड़ा उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हुनर किसी डिग्री या ओहदे का मोहताज नहीं होता, वो केवल लगन, ईमानदारी और मशीन की भाषा समझने वाले दिल की उपज होता है। आर्यन शर्मा, बस्ती का वो लड़का, अब भारत का गौरव बन चुका था। राफेल की वो दहाड़ अब केवल एक शोर नहीं बल्कि एक नए भारत की बुलंद आवाज थी।